हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग सही सही होंगे। आज हम जो चैप्टर है हमारा इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेटिक, या ये जो चैप्टर है ये क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का हम लोग आज देखते हैं। जो हमारा ये आज का चैप्टर है इसका पीडीएफ नोट जो हमारे ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएंगे, जो मेरे एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है। ये सब के जो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी कम मेहनत में जो नोट्स मिल जाए, जो पढ़ाई अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है। इसमें क्लास कैसे चलती है, ये स्कूल कैसा चल रहा है, ये सबको तो मालूम ही होगा। इसीलिए हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है एक सिंपल हिंदी में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। ये चैप्टर का पहला जो टॉपिक है हमारा इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट मतलब इक्वल राइट टू वोट। जो हमारा ये टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट, ये टॉपिक क्या मतलब कि ये जो वोटिंग क्या होता है, कौन सा वोट दे सकते हैं इंडिया में, वो हम लोग देखते हैं। ये स्टोरी यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी है। जो हमारे एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें बहुत अच्छी स्टोरी होती है। जो स्टोरी से आराम से हम लिंक कर पाते हैं, वो स्टोरी हमारे जो सोसाइटी का ये स्टोरी है, तो जो सोसाइटी में जो देखते हैं उसी की ये होती है। तो ये स्टोरी क्या है, एक कांता होती है। जो कांता वो एक, मैंने जो स्टोरी बता दूं, कांता एक लेबर क्लास जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इनफॉर्मल सेक्टर, जो हमारे घर में की जो काम करने वाली आती है, जो वो वैसी एक लेडी होती है। जो कांता क्या करती है, उसके पास अपने वोट देने का तो राइट होता है, ठीक है, नो डाउट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वोट देने का राइट दिया गया है। लेकिन वो वोट देने का राइट जो मतलब कि एक अमीर हो या मुकेश अंबानी हो या जो ये हमारी कांता है, वो दोनों को वोटिंग राइट सेम है। लेकिन क्या करते हैं कि ये जो वोटिंग राइट है ये इक्वल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन और सभी जो हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे, वो है कि सोसाइटी में कि नहीं है, या हम जो टोटली इक्वलिटी सोसाइटी है कि नहीं है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कांता एक जो हाउसमेट होती है, जो उनके पास वोटिंग राइट होती है। उसके बाद उसके जो नेबर होते हैं, अशोक जैन या छोटा लाल, उनके ये जो नेबर होते हैं वो थोड़ा अमीर होते हैं, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे बिना किसी रंग, वेद, कास्ट, जाति, बर्थ के आधार पर, रीजन के आधार पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। सबको इक्वल राइट मिला हुआ है वोटिंग राइट का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो सब लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, वो अपना वोट का सब इक्वल होता है। ये अब एक टर्म आया हमारे लिए, क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जो इंडिया का नागरिक जो रजिस्टर हो, मतलब कि वो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, ऊपर होने के कारण उनके पास वोटिंग राइट होती है। क्या वो वोट दे सकते हैं, वो वोटिंग राइट होती है, तो वोट देते हैं, ठीक है। तो यही होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये ठीक है। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि ये आइडिया क्या है। ये आइडिया क्यों है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया हमारे जो बेसिक क्या आइडिया है, आइडिया ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब कि यहाँ पे सभी लोग समान होते हैं, सब लोग वोट देने जाते हैं और वोट देते हैं। जो 18 साल के ऊपर होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में अपना रजिस्टर कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट में, और वो उसके बाद उनको वोटिंग देने का राइट मिलता है, ठीक है। अब ये इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि कोई गरीब है तो उसको कम वोटिंग राइट का अधिक मिलेगा, कोई अमीर है तो उसको ज्यादा मिलेगा। ये सब ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये इक्वल राइट होता है। इसीलिए हम लोग कर सकते हैं क्या, वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक वोट का एक वैल्यू ही होता है। ये हमें देख क्या है, ठीक है। तो जो ये कांता का स्टोरी है, यहाँ पे तो सब देखने को मिला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल कर देते हैं, इक्वल राइट देते हैं। लेकिन आप कुछ जो जगह पर देखेंगे कि वहां पे ये सब नहीं होता है, वहां पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कांता की बेटी जो बीमार हो जाती है, ये स्टोरी को में बताया गया कि उसकी बेटी जो बीमार हो जाती है, वो बेटी बीमार हो जाती है, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो वो सुबह में बीमार होती है। तो क्या करती है, वो पहले सुबह में अपने काम पर जाती है, काम करके आती है, फिर वहां से पेमेंट लेके आती है, वो पेमेंट लेके आती है, कुछ पैसा मिलता है, उनके मालिक देते हैं। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एफोर्ड नहीं कर सकती है, तो उतने पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बड़ा सा लाइन में लग के अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए जाती है। वहां पे लाइन में लगती है और बहुत सारे मुश्किल का
सामना करना पड़ता है। ये करने का मतलब क्या, मेरा जो सेकंड चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब उसमें प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या होता है, फिर पब्लिक हेल्थ केयर में क्या होता है, ये सब हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तो वहां पे क्या होता है, वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती है, फिर वहां से वो डॉक्टर को दिखाती है, बहुत अच्छा खासा उसके टाइम लगती है, फिर उसकी बेटी को डॉक्टर देखते हैं और उसके बाद वो वापस आती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि एक गरीब है तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, इतनी बड़ी लाइन में लगती है, फिर बहुत सारे टाइम लगता है, जब तक क्या होता है एक पूरे दिन उसकी जो बेटी होती है वो बीमार ही रह जाती है, उसको अच्छा से इलाज नहीं मिल पाता। ये हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है इंडिया का, हम लोग जानते हैं ये जो आगे चल के भी हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टोरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या another kind of equality क्या हमें मिलती है। another kind of equality मतलब इंडिया में और से जो इक्वलिटी होती है, जैसे वोटिंग राइट देख लिए, राइट टू हेल्थ देख लिया, राइट टू एजुकेशन देख लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब जो राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा खासा दिया हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। कांता एक साधारण लेडीज है जो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में रहती है, उसके पास तो वोटिंग राइट है, राइट टू वोट है, लेकिन क्या उसके जो अर्निंग कंडीशन होते हैं, जो उसके पास और जो राइट होते हैं वो इक्वल है कि नहीं है, वो हम देख लेते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट हेल्थ केयर में जा सके या हॉस्पिटल में जा सकते, लेकिन वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर में जाते हैं, अप्रोच करते हैं वहां पे अब देखते हैं कि क्या सब मुश्किलें आती है, ठीक है। अगला ये तो हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन देख लिए। अब अगला देखते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हमारे जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे इफेक्ट करता है, कैसे हमें हमारा शोषण करता है, हम लोग ये सब देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कास्ट सिस्टम। अच्छा, आप लोग तो ये दलित वर्ड से परिचित होंगे, दलित वर्ड से परिचित होंगे। यहाँ पे दलित का वर्ड सबसे पहले महात्मा गांधी जी, ये अलग स्टोरी है, वो वहां पे हम लोग नहीं जाते, महात्मा गांधी जी यूज किए थे, मतलब कि दलित का वो हरिजन वर्ड को यूज किए थे। दलित का मतलब क्या होता है, जो लोअर क्लास के होते हैं, ये हमारे वैदिक पीरियड, जो हमारे मेडिवल हिस्ट्री से भी पहले एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक एरा में ये सब हमारा जो होता है, उसमें क्या होता है, ये तो दलित का हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको हम लोग ना देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक क्या हमारे जो फेमस राइटर रहते, किसके, दलित कम्युनिटी के ये राइटर रहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि ये राइटर रहते। ये अपने जो ऑटोबायोग्राफी जोथन ये अपने ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर है, वो ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा, इनके साथ भी बहुत घटना घटती है। कौन से कम्युनिटी से, ये दलित कम्युनिटी से होते हैं। ये पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। देश जब आजाद हो जाता है लगभग 1917 के करीब में, वो पढ़ने जाते का गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो वो उन्होंने देखा क्या कि उनको सबसे अलग देख बैठाया गया। ये जो अम्बेडकर साहब के साथ भी ये केस हुआ था, ये तो हम लोग आजादी से पहले का देखे थे अम्बेडकर साहब का, लेकिन आजादी की लगभग 10-12 साल 15 साल के बाद जो फिर ये केस रिपीट होने लगता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनके साथ भी यही घटना घटती है। जब प्राइमरी एजुकेशन लेने अपने प्राइमरी स्कूल जाते हैं, तो वहां पे भी देखते क्या इनको अलग बैठा जाता है, क्लास से अलग, कभी ब्लैक बोर्ड के नीचे, कभी या ब्लैक बोर्ड के बहुत पीछे, या जो गेट के बाहर इनको बैठाया जाता, तो और सब जो बच्चा से अलग करके बैठा जाता। तो ये जो क्लास 7 की जो बुक है, वो उसमें ये इसका स्टोरी अच्छा खासा दिया गया है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके जो हेड मास्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको पढ़ने ना देते हैं, और क्या करते हैं, उनको एक दिन प्लेग्राउंड, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड आता है, उसको वो बोलते हैं कि जाओ तुम पूरे प्लेग्राउंड को साफ करो। ये साफ करने वो फिजिकल पनिशमेंट के तौर पर दे देते हैं उनको। पूरे दिन क्या होता है, पूरे दिन लग जाता है प्लेग्राउंड साफ करने में, लेकिन क्या होता है उस दिन की वो पढ़ाई नहीं करते। इस तरह से टीचर लोग उसको डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि उनका जो कास्ट होता है वो दलित से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो जो टीचर थे वो हेडमास्टर ऐसा करते हैं, लेकिन क्या होता है जब छुट्टी होने पे होती है तो उनके पापा देख लेते हैं। जब पापा देख लेते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो ये देख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो हेडमास्टर से क्वेश्चन करते हैं। तो हेडमास्टर बोलता है कि अरे तुम तो बाहर साफ कर नहीं रहे हो, तो आज स्कूल में साफ कर दिए तो क्या हो गया, इससे तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है। ये क्या होता है, इससे उनके पापा को बहुत गुस्सा आता है। ये जो बहुत गुस्सा आता है, ये टीचर तो उनके पापा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ करते हैं। इसके कारण क्या हुआ, आज ये ऐसा कंडीशन जो हमारे सोसाइटी में अभी भी, बस 70 साल हो चुके हैं हमें आजादी के, तभी भी
अभी भी हम लोग देखते हैं ऐसा कंडीशन ओम प्रकाश वाल्मीकि का हर एक सोसाइटी में ऐसा कंडीशन मिल जाता है। अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर बैंड लगा हुआ है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने के लिए बहुत सारे लॉ आए हैं, फिर सेक्शन आया जो उसको खत्म करने का, लेकिन जो हमारी जो माइंड सेट है, पुराना जो माइंड सेट है, उसको हम लोग अभी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये वाल्मीकि जी का केस हो गया। अब देखते हैं क्या जो हमारा वाल्मीकि जी के केस का आगे हम लोग केस करते हैं। एक सेकेंड केस होता है, ठीक है, सेकेंड केस होता है, ये तो हम लोग गांव का बात देख ली। फिर एक कांता का जो इकोनॉमिकल कंडीशन दे रही है। अब कास्ट रिलीजन का जो डिस्क्रिमिनेशन लोग रिलीजन पे कैसे करते वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड केस क्या है, ये मिस्टर और मिसेस अनवर का है। अनवर ये जो हाईली पॉलिटिक मतलब कि अच्छी सिटी जैसे कहीं पर भी जाते हैं वहां पे उनको रूम लेना रहता है, मतलब फ्लैट लेना रहता है। लेकिन क्या होता है उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब फ्लैट लेने जाते हैं तो वहाँ की जो उनके ऑनर होती है, मकान मालिक होते हैं, वो पूछते हैं कि कौन से कम्युनिटी के, तो उनको नाम पूछते तो उसे ही बताते मिस्टर अनवर, तो वो समझ जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। तो उनको वो रूम इसलिए नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि वो रूम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी के मतलब कि बिलोंग करते। तो वो उसको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोलते हैं क्या कि आप लोग मीट मछली खाते हो इसलिए मैं रूम नहीं देना चाहती हूँ, मैं अपना फ्लैट नहीं देना चाहती, ये बात बोल के उसको मना कर देती है। ठीक है, जब मना कर देती है तो उसके बाद लेकिन उसके बाद वो लोग जब घर से बाहर निकलते रहते हैं तो उनके घर से ही मछली जो बन रहा था उसका स्मेल आता है। ये सब देख के वो लोग बहुत एक तो आश्चर्यजनक होते हैं और फिर उसके बाद बहुत दुख भी होते हैं, क्योंकि वो पता उनको लगता है कि इनका ये मेन कारण नहीं था, ये क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये मेरे मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हमारे मतलब कि हमारे मतलब रिलीजन पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसलिए ये रूम देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये फिर एक फ्लैट ओनर से जाके मिले, फिर दूसरे फ्लैट ओनर से मिले, फिर तीसरे मिले, चौथे मिले, ऐसे करते करते क्या हुआ, ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर भी लास्ट में वो हार मान गया। बोलता है क्या कि आप एक फाइनली काम कीजिए, क्या अपना नाम चेंज कर लीजिए, नाम चेंज कर लीजिए और उसके बाद ही आपको लगता है यहाँ पे रूम मिलता है या फ्लैट मिलता है। तो उसके बाद वो मजबूरी में हो कि क्या किए, वो मिसेस अंसारी को छोड़ के अब अगले जो फ्लैट ओनर के पास जाते तो वो अपने आप को मिस्टर और मिसेस कुमार बोलते हैं। ठीक है, तो तब उनको जाके फ्लैट मिल जाता है। तो इससे क्या पड़ता हम लोग डिस्क्रिमिनेशन अभी भी करते हैं, मतलब कि हमारे जो धर्म है उसके आधार पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो हम लोग ये चैप्टर में देखें। तो क्या हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह चाहता है इसको दूर करना, लेकिन आज हम भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग 3 स्टोरी देखे। अब ये चैप्टर पर हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जो एक कुछ रिस्पेक्ट होती है उसको डिग्निटी कहते हैं। ये हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। क्या यहाँ पर जो डिग्निटी है किसकी, पहले कांता का देखते हैं, कांति का देखते हैं, फिर ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का देखते हैं, फिर ये मिसेस अंसारी का देखते हैं। इसकी डिग्निटी क्या या तो हैम्पर हो रही है, क्यों ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, इनकी जो डिग्निटी क्या होती है, वायलेट हो रही है यहाँ पे, जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब ये वायलेट हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ये जो प्रकाश वाल्मीकि जो सभी के केस में हम लोग देखे हैं कि कैसे वायलेट होती है, उसकी जो हर्ट होती है वहां पे पेन होता है, क्योंकि सब लोग इंसान है, लेकिन कोई रिलीजन के नाम पे, कोई गरीब अमीर के नाम पे, कोई हिंदू मुस्लिम सिख के नाम पे, ये सब अलग अलग जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं ये गलत है, ये सब हम लोग देखते हैं। अब इसका सजेशन भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अगला चलते हैं, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी है कि नहीं ये हम लोग देखते हैं। हम पहले ही आपको बता चुके थे क्या कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छी खासी एक्ट और एक्ट हो गया, फिर ये आर्टिकल हो गया, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ में ये सब है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को इक्वल मानते हैं, मतलब कि कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म को, कोई गरीब हो या अमीर हो, सब हमारे जो लॉ है उसके नजर में सब लोग एक ही होते हैं। ठीक है, हमारे जो कोई मेल हो या फीमेल हो, ये सब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में एक ही होते हैं, कोई भी धर्म के हो, कोई भी ट्राइबल पीपल हो, कोई भी एडुकेटेड पीपल हो, कोई इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पीपल, ये सब एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, इंडियन कानून के आधार के सामने ये सब एक है। कोई अमीर का अगर एक एग्जाम्पल लेते, कोई अमीर अगर किसी को मर्डर करता है या कोई गरीब मर्डर करता है, दोनों को क्या होता है, एक ही सजा मिलता है। ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। लेकिन ये हमारे लॉ और एक्ट तो बना दिए,
फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या होता है, हमारे जो माइंडसेट है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग ये केस सब देखते हैं। ठीक है, जो हमारे जो प्रिंसिपल इक्वलिटी के जो प्रिंसिपल सभी लोग इक्वल हो, ऐसा प्रिंसिपल वो बनाते हैं जो हम लोग आज हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अब ये कैसे हमारे जो लॉ प्रोविजनल है ये हम लोग चेंज होता है, ये हम लोग कैसे देखते हैं कि कैसे होता है। ये कांता एक डोमेस्टिक वर्कर होती है, उसके तो राइट टू वोट है, लेकिन वहां पर जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में, इकोनॉमिकल स्टेटस में वो कमजोर पड़ जाते हैं, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो गए, वो उनके कास्ट अलग हो गए, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फिर मिस्टर मिशा अंसारी का या रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे जो पीपल होते हैं वो बहुत सारे आजादी से पहले तो हम लोग देखे थे क्या कि बहुत सारे लोग क्या होता था, बहुत सारे लोग अलग अलग होटल में खाते थे, मतलब कास्ट के आधार पर। जो अगर ऊंचे कास्ट के हैं तो वो अलग होटल में खाएंगे, जो नीचे कास्ट के वो अलग होटल में खाएंगे, फिर अलग शॉप पे जाएंगे, फिर अलग बाथिंग प्लेस होगा, अलग वाटर वाटर फैसिलिटी होगा, ये सब देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमारे जो आजादी मिलने के बाद चौथा पॉइंट जो डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी था वो एब्लिश हो गया, वो खत्म हो गया है। ये हम लोग के लॉग करके दिया है। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है ये सब पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पॉइंट को कैसे इंप्लीमेंट करती है, हमारा जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो बना हुआ है उसको कैसे इंप्लीमेंट करती है कैसे वो बनाती है। तो गवर्नमेंट जो हमारा लॉ जो बनाया हुआ है और जो गवर्नमेंट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाया हुआ है, जो गवर्नमेंट हमारे स्कीम में प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं, वो ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करती है, ये हम लोग कुछ मेथड देखते हैं। ठीक है, तो इससे जो राइट है, हमारे जो राइट टू इक्वलिटी है, ये कैसे हम लोग को मिलता है, कैसे हम लोग को ये बचाता है, ये सब हम लोग देखते हैं। एडिशनल लॉ गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है, जो लॉ मतलब कि इफेक्टिव जो डिस्क्रिमिनेशन कम करे, ये सब हमारे लॉ बनाती रहती है, जिसके कारण अनइक्वलिटी होती है वो कम हो, उसका गैप कम होता जाए, ये हम देखते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा जो पुरानी माइंड सेट होगा वो अभी तक कम नहीं हुआ है, जिसके कारण आज का ये सब हमारे गांव में ज्यादातर, ये गांव में कास्टिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि ये मेरी अपना विचार हो सकता है कि गांव में ये ज्यादा मिलता है, शहर में कम मिलते हैं, ये मेरी विचार है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है क्या, हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट की। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या होता है, एक स्टेप उठाती है मिड डे मील। सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम का तमिलनाडु गवर्नमेंट लेती है। उसमें क्या किया जाता है, मिड डे मील अभी भी हमारे जो सभी स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन स्कूल होते हैं वहां पे सभी को फ्री में मुफ्त में भोजन मिलाया जाता है सामने। तो मिड डे मील में भी यही किया गया कि ये जो गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर एलिमेंट्री जो स्कूल थे उसको क्या किया, वहां पे जाके वहां पे भोजन सब लोग को लंच के रूप में दिया जाता। ये 2001 में ये पहली बार बनाया गया। ये प्रोग्राम इतना अच्छा इफेक्टिव हुआ, इससे क्या हुआ, हमारे जो इनरोलमेंट स्टूडेंट थे वो बढ़ गए, टीचर टाइम पर आने लगे, सब बच्चे टाइम पर जाते थे, टाइम पर आते थे, पूरे दिन पढ़ते थे, और दोपहर में जब छुट्टी होती थी तो खाना खा के फिर वापस आते। इससे क्या होता था, माता पिता भी बच्चे को भेजने लगे, क्यों, क्योंकि उनको एक समय का भोजन का भार कम लेना पड़ा, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके खा के चले आते थे और पढ़ाई भी करते थे, जिसके कारण वहां पे इनरोलमेंट इतना अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या इंटरवेन किया, और उसके बाद वहां पे जाके उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला क्या कि आप भी ये प्रोग्राम और स्कीम अपने लॉ में, अपने गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन जो है जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन के, उसमें जाके इम्प्लीमेंट किए विद इन 6 मंथ। जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे सभी लगभग स्टेट में, आज का रिजल्ट ये है कि सभी स्टेट में ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि इनरोलमेंट तो जरूरी बढ़ा होगा, भले ही बहुत एडमिटेशन अच्छा ना होने के कारण, लेकिन इतना तो हम लोग मानते हैं कि इनरोलमेंट सिस्टम, इनरोलमेंट जो बच्चे का है वो बढ़ता है। इस प्रोग्राम का पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग देखते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हमेशा केस भी आता है कि कोई दलित महिला अगर वो खाना बनाती है तो हायर कास्ट के जो बच्चे वो नहीं खाते। ये बहुत सारे एग्जांपल हम लोग अब न्यूज में देखते रहते हैं, लेकिन ये गलत माइंडसेट है जो अभी 70-75 के साल के बाद भी हम लोग ऐसा का माइंडसेट है जो जो ये करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत सारे जो आइडियल एग्जांपल है, जो हमारे बहुत सारे लीडर हो गए या ब्यूरोक्रेट हो गए, वो अपना एग्जांपल सेट करके हमारे ये माइंडसेट को अलग करना चाहते हैं या अलग डिफरेंट करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या हुआ आज हम लोग में बहुत सारे अनटचेबिलिटी कम होते जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन कम होते जा रही है, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम कैसे इंपॉर्टेंट इंक्रीज करता है, जो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है वो कैसे इंक्रीज करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसके कारण ही आज डिस्क्रिमिनेशन कम होते गया। जो हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या, मिड डे मील प्रोग्राम क्या हुआ ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ, अब जो बहुत सारे केस होते हैं वो कम होते गए हैं। अब ये बहुत सारे केस कम होते गए, ठीक है। जैसे क्या हुआ, हमारे एटीट्यूड, माइंडसेट ये सब हमारे चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों का अब चेंज हो चुका है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ कंट्री में ये कम हुआ है इसके इफेक्ट पे, मतलब गवर्नमेंट के और जो बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हो गए, बच्चे अच्छे अच्छे आदमी हो गए, ये सब इकोनॉमी ये सब को कम करने की कोशिश की और वो कम भी हुए कुछ हद तक। लेकिन आज भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे सोसाइटी में, ये हम लोग देखते होंगे, थोड़े मोड़े सब कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है, एक आदमी डिस्क्रिमिनेशन करता है और दूसरे आदमी को जो डिग्निटी होती है वो हैम्पर होती है, जिसके कारण उसका माइंडसेट क्या होता है हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ हमारे एस्टैब्लिश होता है, क्या इक्वलिटी एस्टैब्लिश होता है, जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इंडिविजुअल सब अलग अलग होते हैं। ये हम आगे फिर चैप्टर पढ़ते हैं। अब हम लोग इशू इनइक्वलिटी इन अनदर डेमोक्रेटिक मैनर या मैनर में देखते हैं। इंडिया क्या हम लोग जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे अनइक्वलिटी भी देखने को मिलता है, जो हम बहुत सारे एग्जांपल अपने सोसाइटी में देख सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या अनइक्वलिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होता है, जो बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं वो स्ट्रगल जो रिवॉल्ट होते हैं वो अनइक्वलिटी को कमजोर करते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग इंडिया में देख लिए, अब हम लोग देखते हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में होता है। अब तो स्टैंड केस लेते हम यूएसए, यूएसए इतना एडवांस कंट्री है, जो सुपर पावर है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके कारण वो भी डिस्क्रिमिनेशन का अच्छा खासा एग्जांपल है। जो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 1950 के समय में क्या अफ्रीकन अमेरिकन मतलब कि जो अफ्रीका से है और अमेरिका में रहते हैं, वो अफ्रीकन अमेरिकन लोग एक लेडी रहती है, उसका एक यहाँ पे हमारे बुक में एग्जांपल दिया, वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे बहुत सारे बुक में मिलेंगे, बहुत सारे आगे पढ़िएगा। या जो एग्जांपल है वो क्या होती है, एक लेडी जो होती है जो क्या करती है, वो कौन सी रहती है, अफ्रीकन अमेरिकन रहती है, वो उनका नाम क्या रोजा पार्कर है, जो अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन रहती है। वो क्या करती है, वो बहुत सारे बस के सीट पर बैठती है, लेकिन उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है क्या कि वो इस सीट पर ना बैठे। क्यों? क्योंकि वो बगल में उसके जो व्हाइट अमेरिकन रहते हैं वो रिफ्यूज कर देते कि आप यहाँ पर नहीं बैठे। ये केस कब होता है, ये केस होता है 1 दिसंबर 1955 को होता है। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बैठने नहीं दिया, जो इसके कारण वो उनकी डिग्निटी हैम्पर हुई। बोला कि उन्होंने सोचा क्या वो भी अपने पैसा देकर बस का टिकट खरीद के बैठ सकता है, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकती। इस प्रकार से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की भावना को देखते हुए आगे बढ़ाते। इसी कारण एक मेन ये कारण होता है क्या, सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट यहाँ पे ये थोड़ा एरर हो चुका है। ये सिविल राइट मूवमेंट यहाँ पे एक सिविल राइट मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होती है कहाँ, यूएसए में। इसी को जो सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होती है, इसके मूवमेंट के लगभग 10 साल के स्ट्रगल के बाद लगभग 1964 में ये मूवमेंट एक एक्ट आता है, दी सिविल राइट एक्ट, जिसमें इन्होंने प्रोविजन मतलब पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर देते, जो कास्ट, रिलीजन, नेशन, ओरिजिन पर ये बैन होता है। ये लगभग यहाँ भी 10 साल की लड़ाई चलती है। उसमें के बाद ये एक्ट आता है जिसमें कोई भी आदमी, कोई अमेरिकन आदमी, कोई अफ्रीकन, कोई या इंडियन, एशियन, कोई भी को
डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये ऐसा लाता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा एक्ट आ गया, हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक्ट है, लेकिन क्या होता है अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहां पे भी देखते हैं क्या कि जो स्कूल में, होटल में, या वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पार्क में, इस सब में भी देखा जाता है क्या कि जो अमेरिकन बच्चे होते हैं वो ज्यादातर एक सेपरेट स्कूल में जाते हैं, मतलब कि वो एक क्लास जो अमेरिकन के साथ नहीं देगा पढ़ने देते, क्या वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। मेजोरिटी जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग है वो तो गरीब है, जो ज्यादातर बच्चे को अपना वो हायर एक्सपेंसिव स्कूल होते हैं उसमें तो पढ़ा नहीं सकते, तो उन गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। लेकिन कुछ लोग को अपने बच्चे को भेजते भी है तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, बच्चे लोग में भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, जो हम लोग देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा मतलब कि वो हमारा डिग्निटी हैम्पर होता है। ये इंडिया की बात नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये आर्टिकल 15 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है, उसमें क्या कहता है, वो कैसे हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कैसे को कमजोर करता है, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हमारे जो लॉ है वो इफेक्टिव है, और ये कैसे मैनेज करके देखते हैं। पहला क्या हुआ, स्टेट कैन बी नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनीथिंग। तो इस ग्राउंड पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमारे कोई भी आदमी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रेस के नाम पे, बर्थ प्लेस के नाम पे, या कोई भी। जैसे कि अभी देखते हैं कोई किसी को नॉर्थ ईस्टर्न को उतना अच्छे से हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वैसे अगर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या सेकंड पॉइंट है, no citizen shall be grant to only the religion, caste, place of birth and subject to restrict ability to condition to refer। इस ग्राउंड पे कोई भी लोग को मतलब कोई भी रिलीजन के, कोई भी कास्ट के, कोई भी मतलब बर्थ प्लेट के लोगों का हम किसी को रोक नहीं सकते। मतलब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे पार्क हो गया, वहां पे कोई दलित जाता है या कोई अपर कास्ट वाले जाते हैं तो हम रोक नहीं सकते कि आप ये कास्ट के नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तीसरा पॉइंट कहता है कि हम लोग कोई दुकान या पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, लवली पैलेस या इंटरटेनमेंट या सिनेमा हॉल, मॉल, ये सब में कोई आदमी को रोक नहीं सकता कि आप इस कास्ट के हो तो इस कास्ट के हो तो रुक जाओ, आप मत जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको सजा देती है, हमारे जो लॉ इंस्टीट्यूशन है वो सजा देती है, ठीक है। यहाँ तक कि तीसरा पॉइंट और जो पॉइंट अगला पॉइंट है वो कहता है क्या, वेल, कुआं, तालाब या जो बाथिंग घाट, मतलब जैसे गंगा घाट हो गया, जो यमुना का मतलब ये सब जो घाट हो गया, यहाँ पे कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहां पे कोई भी आदमी को उसको रोक नहीं सकता है कि आप यहाँ पर जाके अपना काम मत करो, ये मत करो, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ये चैलेंज क्या है। हमारा चैलेंज जो डेमोक्रेटिक है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कैसे दूर होता है। तो हमारे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली प्रोग्राम स्कीम के माध्यम से ये डेमोक्रेटिक को स्ट्रेंथन करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहते हैं, और कम कुछ हद तक किए भी है, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। जिसके कारण इक्वलिटी जैसे बढ़ेगा तो हमारा ये हेल्दी डेमोक्रेटिक होगा, जो हमारे स्टेट को और हेल्दी बनाएगा, जो हम लोग अच्छा से और जी पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग पर्सनल डिग्निटी को, हम लोग इंडिविजुअल डिग्निटी को किसी का हैम्पर न करें, उसको अच्छा से हम लोग सबका डिग्निटी को समान भाव से सबको आदर करें, ठीक है। अगर हम एक आदमी दूसरे आदमी को आदर करेंगे तो वो दूसरा आदमी मेरा आदर करेगा, इससे हम दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हम लोग अच्छा से सुख से जी पाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारी जो होती है। अब यहाँ पे जो होता है यूनिवर्सल एडल्ट, ये हमारे जो बता चुके, जो 18 साल के ऊपर है, जिसको वोटिंग देने का राइट है, वो अपना वोटिंग देने का राइट करते हैं। फिर डिग्निटी क्या होता है, जो हम लोग सोचते हैं क्या अपने बारे में, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा सम्मान सोचते हैं, वो दूसरे के बारे में सोचते हैं। वो ऐसा अगर हम सोचते कि हम दूसरे से सोचते कि वो मेरा सम्मान करे, तो वो उससे पहले क्या होगा, मुझे उसका सम्मान करना होगा, तभी एक डिग्निटी मतलब एक दूसरे में मिल पाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या एक डॉक्यूमेंट है, जिसको क्या बेसिक रूल रेगुलेशन जो पीपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनाए हैं वो उसमें लिखा गया है, ये हम देखते हैं। और ये सिविल राइट मूवमेंट, ये मूवमेंट यूएसए में
सेफ्टी के समय चलता है। यहाँ पर ये जो रोजी पार्कर का स्टोरी देखे तो उससे स्टार्ट होता है। उसके बाद 1964 में देखे थे क्या वहां पर सिविल राइट एक्ट आया, जिसके कारण ये हमारा मूवमेंट लगभग एक प्रकार से खत्म हो गया। लेकिन जैसे क्या होता है, लॉ बनने पे कुछ होता नहीं है जब तक हमारे माइंडसेट चेंज न होंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, हम जब तक नहीं करेंगे जब तक तो कुछ होता नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो चैप्टर है लगभग आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मेरी कोशिश थी कि समझ में आया। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी एक फिर मैं बोल रहा हूँ, ये जो नोट्स है ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद, बाय, जय हिंद।